नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। आज और बढ़ सकती हैं लोगों की मुश्किलें। बैंकों के कामकाज पर भी असर दिखेगा। बिजली विभाग के कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार है आज। कई इलाकों में बिजली की समस्या से परेशानी। केंद्र की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन में काफी गुस्सा है। तो बैंकों के कामकाज पर भी आपको बता दें कि इसका असर दिखेगा। बिजली विभाग के कर्मचारियों का भी कार्य बहिष्कार है। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का दूसरा दिन है आज और बढ़ सकती हैं लोगों की मुश्किलें। बैंकों के कामकाज पर भी इसका असर दिखेगा। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का दूसरा दिन आज। बैंकों के साथ साथ बिजली विभाग के कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल हैं और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों के कामकाज पर भी इसका असर दिखेगा। कई इलाकों में बिजली की समस्या से लोगों को वहां पर परेशानी हो रही है। और बातचीत करने के लिए देहरादून से हमारी संवाददाता भारती सकलानी हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। भारती, कल भी हमने देखा कि खासा असर देखने को मिला था। आज की अगर तस्वीर की बात करें तो ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का क्या असर देखा जा सकता है? अनुपम, कल ही जो हड़ताल हुई थी उसी में 200 करोड़ का कामकाज जो है वो प्रभावित हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस हड़ताल का व्यापक असर अब देखने को मिलने लगा है। जहां पर बैंकों की अगर हम बात करें तो वो बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं, बैंक बंद है, चेक क्लियरेंस नहीं हो रही है और कल लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि वर्किंग डे है और वर्किंग डे में जब इस तरह की हड़ताल होती है तो जाहिर तौर पर असर पड़ता है और वही देखने को मिल रहा है। अब इसमें बिजली कर्मचारी भी शामिल है, पेयजल निगम के कर्मचारी भी शामिल है, डाकघर कर्मचारी भी शामिल है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना असर इसका पड़ रहा होगा। और केंद्र की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जैसा कि लगातार इन लोगों की मांग है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है उसको लेकर इन लोगों का विरोध है। तो ये तमाम चीजें हैं और आज भी यही तस्वीर देखने को मिलेगी देहरादून में। एक बार फिर से ये लोग इकट्ठा होंगे, हुंकार भरेंगे और जो कामकाज है वो प्रभावित होगा, आम जनजीवन इससे प्रभावित होगा। भारती, लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से बिजली विभाग के कर्मचारी भी इस ट्रेड यूनियन की हड़ताल में शामिल हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों को भी खासी दिक्कतें हो रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, और कई जगह पर जो है लाइट नहीं थी तो लोग काफ़ी परेशान रहे, क्योंकि बिजली कर्मचारी जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से कई एरियाज़ में अगर हम बात करें तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें लोगों के सामने आई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आज भी ऐसी ही दिक्कतों से 2-4 लोगों को होना पड़ सकता है, क्योंकि आज भी काम पर नहीं लौट रहे हैं और बिजली नहीं थी तो पानी भी नहीं था। इस वजह से और ज़्यादा दिक्कत थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं उसका संकट आ खड़ा हुआ है, उसका असर अब पड़ने लग गया है, क्योंकि बिजली कर्मचारी हड़ताल पर है तो पेयजल कर्मचारी भी हड़ताल पर है, डाक सेवाएं भी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो भी प्रभावित हो रही है। तो उन सब चीजों का असर पड़ रहा है। और आज आपने कल जिस समय ये सारी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी तब ट्रेड यूनियन के लोगों से कुछ बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा? क्योंकि जाहिर तौर पर पहले दिन भी जब लोगों पर इसका असर पड़ा है, लोग वहां पर तमाम सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाए हैं, लोगों को दिक्कतें वहां पर हुई हैं, तो क्या आज भी उसी तरीके से बंद रखा जाएगा या कुछ रियायत दी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, और उसी तरीके का बंद रहेगा, क्योंकि वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। केंद्र की नीतियों का विरोध किया जा रहा है। 12 सूत्रीय जो उनकी मांग है, उनका कहना है कि जब तक इस पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं देती है वो जो है इसी तरीके से हड़ताल करते रहेंगे। अभी 2 दिन की है, अगर नहीं फिर से मानती है सरकार तो फिर आगे और रुख अपनाया जाएगा, फिर से कार्य बहिष्कार किया जाएगा, फिर से इसी तरह की हड़ताल की जाएगी और इस आम हड़ताल का असर आम जनजीवन पर इसी तरह से पड़ता रहेगा अगर इनकी मांगों को नहीं सुना गया, इनका ये कहना है। बिल्कुल भारती, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भारती सकलानी हमारी संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो अपडेट दे रही थी। देहरादून में आयोजित खेल महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। आज खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि देहरादून में 13 जिलों के 7,000 से ज्यादा खिलाड़ी इस महाकुंभ में शिरकत कर रहे हैं।
जहां 10 से ज्यादा खेलों का आयोजन किया जा रहा है। कल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया था। तो खेल महाकुंभ का आज दूसरा दिन। खेल महाकुंभ में आज एथलेटिक्स की प्रतियोगिता का आयोजन देहरादून में। आपको बता दें कि खेल महाकुंभ का आयोजन कल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका उद्घाटन किया। 13 जिलों के 700 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और बातचीत करने के लिए भारती सकलानी हमारी संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारती, कल मुख्यमंत्री ने खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। जाहिर तौर पर जोश और उत्साह पूरे चरम पर रहा। आज क्या कुछ वहां पर होना है और क्या कुछ तैयारियां वहां पर आप देख रही हैं? आज दूसरा दिन है खेल महाकुंभ का और आज भी खिलाड़ी काफी उत्साहित है। लेकिन खेल महाकुंभ में अनुपम, ये भी मैं आपको बताऊं कि कई खिलाड़ियों ने शिकायत की है। उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को वहां पर रखा है। तो इस वजह से खेल विभाग भी कटघरे में आ खड़ा हुआ है, क्योंकि कई खिलाड़ियों ने ये शिकायत की है कि उनको व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही, उनको ट्रैक सूट यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और जैसे ही शुभारंभ हुआ था खेल महाकुंभ का, सीएम जैसे ही वहां से निकले, उसके बाद खेल मंत्री अरविंद पांडे को खिलाड़ियों ने घेर लिया, अपनी समस्याओं से उन्हें दो चार करवाया। और अब खेल मंत्री ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन पर ध्यान दिया जाएगा, अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि खिलाड़ियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है अनुपम कि क्यों आखिरकार पहले से इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जाता है। खिलाड़ी हर बार इसी तरह की समस्याएं सामने रखते हैं और उन समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता। खेल महाकुंभ का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन कई प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रतिभाग करना है। देखिए, ठंड का मौसम है और ऐसे ठंड के मौसम में भी खिलाड़ियों के लिए अगर व्यवस्थाएं नहीं की जाती है तो खेल महाकुंभ को सकुशल संपन्न करवाना भी एक बड़ी चुनौती यहां पर खेल विभाग के सामने नजर आती है। और आज दूसरे दिन भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ खिलाड़ी कहते हैं खेल महाकुंभ। जाहिर तौर पर, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ी वहां पर पहुंचे हुए हैं जो आप बता रही हैं, ऐसे में व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई हैं? जिस तरीके से खेल मंत्री खुद अब सारी चीजों को देखने के बाद भी ये बात नहीं मान रहे हैं कि आप व्यवस्थाओं में कुछ खामियां हैं, ऐसे में अधिकारियों की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है, उनको भी देखना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ी आए हैं, खेल महाकुंभ का आयोजन है और कोई व्यवस्थाएं नहीं है। देखिए, दावे तो हमेशा किए जाते हैं अनुपम, हर बार यही बात की जाती है कि खेल महाकुंभ में इस बार कुछ अलग किया जाएगा। और यहाँ पर जिस तरीके से फुटबॉल को इस बार मेन फोकस पर रखा गया है, फुटबॉल पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कहा गया था भाई खिलाड़ियों को चौपहिया वाहन दिए जाएंगे। लेकिन अब इसमें एक बात और जोड़ने वाली है कि पिछली बार जो खिलाड़ी जीते थे उन्होंने ही कई शिकायतें की हैं कि उन्हें पहले के ही पुरस्कार यहाँ पर नहीं मिले हैं। तो आप समझिए कि दावे और वादे जो यहाँ पर किए जाते हैं उनको धरातल पर किस तरह से उतारा जाए, इम्प्लीमेंटेशन उन तमाम चीजों का किस तरह से हो, इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। अधिकारी हालांकि लगातार, जैसे ही शिक्षा मंत्री ने खेल मंत्री ने ये बात की थी कि अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए थे, उसके बाद तमाम चीजों को ठीक करने की यहाँ पर दावे किए जा रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि खिलाड़ी लगातार शिकायत कर ही रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ग्राउंड में वहां पर ठीक तरीके से व्यवस्थाएं नहीं है, वो भी हमने दिखाया था कि किस तरीके से खिलाड़ी नंगे पैर दौड़ रहे हैं, जूते नहीं है उनके पास। तो ये जो बातें हैं इन पर पहले फोकस होना चाहिए। खेल महाकुंभ की सार्थकता तभी यहाँ पर दिख पाएगी जब इन छोटी छोटी चीजों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, भारतीय नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। भारती सकलानी हमारी संवाददाता देहरादून से इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। खेल महाकुंभ का दूसरा दिन है आज और आज वहां पर एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक है आज। सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट की आज अहम बैठक, कई फैसलों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक है आज। बड़ी खबर इस वक्त की। कोटद्वार के जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक स्टील फैक्ट्री में हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल स्टील फैक्ट्री में स्क्रैप का बॉक्स काटने के दौरान हादसा हो गया।
और अचानक फैक्ट्री में धमाका हो गया। धमाके की चपेट में आने से उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रानू और बिहार के अररिया जिले के अफरोज की मौके पर ही मौत हो गई। तो स्टील फैक्ट्री में हादसा हुआ, 2 मजदूरों की वहां पर मौत हुई है। स्टील फैक्ट्री में हुए हादसे में 2 मजदूरों की जान चली गई। और बातचीत करने के लिए अनुपम भारद्वाज कोटद्वार से हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुपम, किस वजह से यह हादसा हुआ है, क्या कुछ वजह रही और फैक्ट्री के प्रबंध तंत्र की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, ये एक बड़ी लापरवाही का मामला है। ये स्टील की फैक्ट्री है और वहां पे काम चल रहा था, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि जो फायर जो तंत्र है, जो आग बुझाने की जो तंत्र वहां पे लगे होने चाहिए थे, वो कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में ये मौजूद नहीं होते हैं। जसोदरपुर फैक्ट्री है और स्टील की फैक्ट्री थी, वहां पे काम चल रहा था, वेल्डिंग का काम चल रहा था वहां पे। तो अचानक से वहां पर जो एक बड़ा सा विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह बताई जा रही है कि जो गैस सिलेंडर्स थे वहां पे, जो वेल्डिंग के लिए यूज सिलेंडर्स होते हैं, वो फट गए, जिसमें 2 जो मजदूर थे, 34 साल के एक मजदूर था और एक 24 साल का था, दोनों ही युवक थे, उनकी मौत हो गई। एक यूपी और एक बिहार के रहने वाले थे। और खास बात ये भी है कि 3 जो मजदूर थे, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन जो फैक्ट्री प्रबंधक है, जो मालिक है, उन्होंने उसका इलाज कोटद्वार में न करते हुए उन्हें नजीबाबाद के लिए रेफर कर दिया, जो यूपी में पड़ता है, नजदीक है। लेकिन नजदीक में बेस अस्पताल है, वहां उन्हें ना ले जाए के नजीबाबाद ले गया। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरीके से क्यों किया गया कि जब उत्तराखंड में ही सारी सुविधाएं थी तो उन्हें तुरंत नजीबाबाद क्यों भेज दिया गया? क्योंकि इस पर सवाल इस बात का भी खड़ा हो रहा है कि क्या फैक्ट्री प्रबंधक इस पुलिस की कार्रवाई से बचना चाहता है? क्योंकि जब मजदूरों की जब इस तरीके से मौत हुई तो काफी बड़ा हंगामा वहां पे हुआ। जो मजदूर थे, जो साथी मजदूर के मौत के बाद जो लोगों ने हंगामा किया, उसके बाद फैक्ट्री प्रबंधक ने किसी तरीके से उनसे शांत कराने के लिए कि ज्यादा हंगामा ना हो और जो घायल मजदूर है उनको दूसरे राज्य भेज दिया गया कि किसी तरीके से मामला शांत हो जाए। तो इस तरीके से बातें कई बार सामने आती रहती हैं कि जसोदरपुर जो पूरा फैक्ट्री का जो इलाका है, कई सारी खामियां फैक्ट्री प्रबंधक में देखने को मिलती है। और कई एक ही मामला नहीं है ये, इस तरीके से कई सारे मामले आए दिन होते रहते हैं। कहीं मजदूरों के जलने की खबरें आती रहती है कहीं, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधक की ओर से कभी भी मजदूरों का कोई ना तो इंश्योरेंस किया जाता है, ना तो श्रम विभाग इसकी ओर कभी ध्यान देता है। मजदूर आए दिन शिकायतें इस बात में करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे मामले में श्रम विभाग की लापरवाही भी देखने को मिलती है। जी अनुपम। बिल्कुल अनुपम, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनुपम भारद्वाज हमारे संवाददाता कोटद्वार से इस बड़ी खबर पर हमको अपडेट दे रहे थे। देहरादून के सहसपुर में दुर्घटना हुई है। वन विभाग की गाड़ी ने 3 युवकों को कुचला है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कालसी सिविल स्वयं के एसडीओ की यह गाड़ी थी। एसडीओ खुद वहां पर गाड़ी को चला रहे थे। वन विभाग की गाड़ी ने 3 युवकों को कुचला है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कालसी सिविल स्वयं के एसडीओ की यह गाड़ी थी। नैनीताल से बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। रज घोटाले के आरोपी सुधीर को शिफ्ट किया गया है। डीएम नैनीताल के आदेश पर किया गया है शिफ्ट। सुधीर को नैनीताल जेल से पौड़ी जेल किया गया है शिफ्ट। न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। पेशी के दौरान होटल में खाने का वीडियो वायरल हुआ था। सुधीर को नैनीताल जेल से पौड़ी जेल शिफ्ट किया गया है। न्यूज 18 ने आपको बता दें कि प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, उसके बाद जाकर के एक्शन लिया गया है। पेशी के दौरान होटल में खाने का वीडियो यहां पर वायरल हुआ था। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। और बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट हमारे संवाददाता नैनीताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, हमारी खबर का असर हुआ है। जाहिर तौर पर अधिकारियों ने समझा है कि किस तरीके से वहां पर नियमों को ताक पर रखकर होटल में खाना खिलाया गया था। बिल्कुल अनुपम, जो बिल्डर सुधीर चावला है उसका एक वीडियो वायरल हुआ था कि हल्द्वानी एक होटल में वो लगातार खाना खाते हुए दिखा है। और ये कोई एक वीडियो में नहीं बल्कि 3-4 अलग अलग वीडियो वायरल हुए थे। उसके बाद इस खबर को लगातार न्यूज 18 ने अपने चैनल में उठाया। हालांकि अधिकारियों से हमने इस पूरे मसले पर बातचीत उस दौरान की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इन वीडियोओं का
जो जांच की जा रही है और किस किस डेट पर इसको यहाँ लाया गया और किन डेटों का ये वीडियो है और उस दौरान कौन इस मामले पर सुधीर चावला के साथ आया था, इन सारी पहलुओं पर जांच की जा रही है। हालांकि उसके बाद एसएसपी नैनीताल ने 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया था और लगातार इस बात को लेके जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने भी संज्ञान लिया था। डीआईजी से लेके डीएम या फिर जेलर तक को पत्र लिखा गया था। अब नैनीताल डीएम ने पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई की है और जो सुधीर चावला है उसको यहां से शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है और कल देर रात जो सुधीर चावला है उनको पौड़ी जेल शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन एक गौर करने वाली बात है कि जिस तरह से सुधीर चावला का वीडियो निजी होटल में पेशी के दौरान खाना खाने का सामने आया था, उससे कहीं ना कहीं सवाल पुलिस और प्रशासन पर भी खड़े कर दिए हैं। जी बिल्कुल वीरेंद्र, ऐसे में कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। सवाल यहां पर यह कि ऐसे में कब तक कार्रवाई देखने को मिलेगी? आपने जेल शिफ्ट कर दी, लेकिन जो लापरवाह लोग थे, जो पुलिस के साथी लोग उनके साथ वहां पर मौजूद थे, जो पेशी पर ले गए थे, जो वहां पर होटल में खाना खिलवा रहे थे, उन पर गाज कब गिरेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, प्रारंभिक तौर पर अनुपम अगर देखा जाए तो 2 पुलिसकर्मियों को हटाया गया है, लेकिन कार्रवाई की बात जहां तक है, क्योंकि 3 से 4 वीडियो उसके वायरल होते हैं और लगातार वो इस तरह की मुद्रा में दिखता है, एक महिला के साथ होटल में जाता है और वहां पर वो खाना खाता है और मौज करता है। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी उसके साथ होते हैं वो भी दावत उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर गौर करें तो 3 से 4 वीडियो इस तरह से लगातार जारी होते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर 2 पुलिसकर्मियों को हटाया जाता है। लेकिन बड़ी कार्रवाई कब होगी ये अभी कोई नहीं कह सकता। हालांकि जब बिल्कुल वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बना के रखिए, अब देखना होगा आगे इस पूरे मसले में क्या कुछ कार्रवाई और देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। आईएएस पंकज पांडे ने हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका। है 74 घोटाले में निलंबित चल रहे हैं पंकज पांडे। निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका हो चुकी है खारिज, आज हो सकती है अग्रिम जमानत पर सुनवाई। 74 घोटाले में निलंबित चल रहे हैं पंकज पांडे। निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पर पहले ही खारिज हो चुकी है, आज हो सकती है अग्रिम जमानत पर सुनवाई। देहरादून से बड़ी खबर है, युवक ने फांसी लगाकर की है खुदकुशी। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस कैंट थाना क्षेत्र की यह घटना है। बीजेपी के महानगर जिला अध्यक्ष विनय गोयल मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। दलितों पर की गई टिप्पणी पर महानगर कांग्रेस ने शहर कोतवाली में तहरीर दी है। महानगर की महिला अध्यक्ष कमलेश रमन ने बताया कि तहरीर में मांग की गई है कि विनय गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और अगर 24 घंटे में ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस गुरुवार को SC/ST आयोग में शिकायत दर्ज कराएगी। वहीं संजय कुमार यौन उत्पीड़न मामले में कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि संजय कुमार के मामले में जांच SIT से कराई जानी चाहिए। हिमालय लिप केयर, स्माइल ट्रेन और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पहल जो दे रही है एक नई मुस्कान और उस मासूम को जो कटे होंठ और तालू की वजह से खिलखिलाकर मुस्कुरा नहीं पाते हैं। अच्छी बात यह है कि न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पहल के जरिए इसका इलाज बिल्कुल मुफ्त है। बस आपको टोल फ्री नंबर 180020081930 पर कॉल करना है। तो आप भी जागरूक रहें और दूसरों को भी करें ताकि कोई भी मासूम मुस्कुराने से महरूम न रह जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।